रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। इलेक्शन में हम एक दूसरे के खिलाफ भी बात करते हैं, वो अब मरहला खत्म हो चुका। फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, हमें उनके जिस्म से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से जरा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। हमारी पार्टी जैसे पहले मियाँ साहब के साथ खड़ी थी, अभी भी उनके साथ खड़ी है। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, इस पे हमने डिस्कशन की। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। JUI ने यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इलेक्शन नताइज मुस्तरद कर दिए, तो लगता है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए मौलाना फजलुर रहमान और ख़ान। हालांकि ये अलहदा बात है, मरकज़ में और चारों सूबों में अब मुख्तलिफ़ पार्टियाँ, सियासी जमातें अपनी हुकूमत कायम करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। PTI के मरकज़ी रहनुमा सीनियर पर्सन शेर अफजल ख़ान मरवत ने तो एक बहुत बड़ा आज इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी गुज़श्ता रात उनसे राब्ते कर रहे थे और उन्होंने अपनी क़यादत को कुछ पैगाम भी पहुँचा दिए। दूसरी तरफ फैसल करीम खान कुंडी जो कि पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी तलात हैं, उन्होंने तो इस दावे को गैर संजीदा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर PTI से बात करनी है तो फिर PTI को सीनियर बंदा दे। हालांकि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने गुज़श्ता रात खुद कहा था कि मफामत होगी तो फिर उसमें PTI भी शामिल होगी। PTI की पॉलिसी तो मफामत वाली नहीं है। PTI तमाम मेन स्ट्रीम सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद नहीं कर रही, और एक तो ये एतराज़ भी आ रहा है कि वो उन जमातों के साथ इत्तेहाद कर रही है जो कि हमेशा एहतजाज करती हैं, जुलूस निकालती हैं, जलसे करने के दर पे रहती हैं। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। दो मेहमान अलग-अलग हमारे रूबरू होंगे। हमारे रूबरू होंगे PTI के मरकज़ी रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त काम किया हुआ है, वो साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं और नेशनल वॉलंटियर मूवमेंट यानी मुल्क में तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन हैं। और इसके साथ साथ हमारे दूसरे मेहमान होंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब। मैं पॉलिटिक्स पे भी बात करूंगा उनसे, लेकिन मुल्क की मईशत के हवाले से बजट आने वाला है, उस पर IMF के साथ मुज़ाकरात होने हैं। चूँकि वो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं तो मैं उनसे भी बात करूंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि PTI और JUI में दिमागों में फ़र्क है, जिस्मों में कोई मसला नहीं है और ये दिमागों का फासला भी जल्द कम हो सकता है। आप भी यही समझते हैं? मेरी राय में तो मैं हरगिज़ ऐसा नहीं समझता। हमारी दिमागों में और जिस्मों में कोई फर्क नहीं है। मैं समझता हूँ हमें जिस्म और दिमाग तो अल्लाह ने एक तरह के दिए, नीयत में यकीनन फर्क है। और नीयत में फर्क ये है कि हम पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए सोचते हैं, मौलाना साहब अपने खानदान, अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए सोचते हैं। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में मैं इस बात की वजाहत क्या करूं, आपके सामने है सारी सिचुएशन। हम इस्लाम को और पाकिस्तान को मुकद्दस समझते हैं, मौलाना साहब उसको सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज समझते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट जो इलेक्शन के नतायज हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने भी नतायज मुस्तरद कर दिए, आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सख्त हैं। मौलाना साहब ने कहा कि हम तहरीक चलाएंगे, जो हमारे साथ आना चाहता है आ जाए। तो क्या PTI JUI की तहरीक में साथ शामिल होगी? मौलाना साहब के नताइज के बरक्स जो है वो नताइज आए तो वो यकीनन जो है वो मायूस हैं और अब वो एहतजाज का रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन देखिए मौलाना साहब अगर एहतजाज करते भी, उनके पास सीटें कितनी हैं, चंद सीटें हैं, वो उंगलियों पे भी जो है वो एक सेकंड में गिन ली जाती हैं। तो मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब के एहतजाज का कोई वो होगा। शायद वो इस एहतजाज के नतीजे में मौजूदा जो बनने वाली हुकूमत है
जिसको मैं PDM2 कहूंगा, उस हुकूमत का से शायद कोई अच्छा वो डील करने के लिए ये एहतजाज की बात कर रहे हैं। जहां तक PTI का ताल्लुक है तो हम तो एहतजाज कर रहे हैं और हमने तो नताइज को मुस्तरद इस बुनियाद पे किया है कि हमारी कई सीटें जो हैं हजारों वोटों की लीड से जीती हुई सीटों को हमारे मुखालिफिन को दे दिया गया है, और वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 47 और फॉर्म 49 में गड़बड़ करके, फॉर्म 47 में बुनियादी तौर पर गड़बड़ करके नतीजे चेंज कर दिए गए हैं। पेशावर की तो 8 सीटों पर अब इंक्वायरियां भी हो रही हैं कि वहां पर शायद कुछ लोगों ने पैसे लेकर और शायद कोई मफादात लेकर जो है हमारी सीटों को चेंज किया है। तो ये इस तरह की चीजें मैं ये समझता हूं कि हमारे लिए तो हक हमारा बनता है कि हम एहतजाज करें और नताइज पर एतराज करें, लेकिन बाकी किसी पार्टी के बारे में मैं नहीं कह सकता, उनकी अपनी पॉलिसी है। बहरहाल हम तो एहतजाज कर रहे हैं और हम अकेले करेंगे, और इंशाअल्लाह जो भी हमें इस वक्त सीटें मिली हैं उन्हीं की बलबूते पर हम पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी हम अपनी आवाम की खिदमत के लिए कोशिश करते रहेंगे। अच्छी बात है कि पार्लियामेंट के अंदर आप भी कह रहे हैं कि किरदार अदा करेंगे। शेर अफजल खान मरवत साहब ने एक दावा किया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कुछ गुज़श्ता रात 11-12 बजे उनसे रब्ता करते रहे, तो क्या PTI मुस्बत जवाब देगी आसिफ अली जरदारी साहब को? जी, तो जहां तक ताल्लुक है इस बात का शेर अफजल साहब के बयान का, तो वो बेहतर तो यह है कि वो इसकी खुद ही वजाहत करे, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इमरान खान साहब ने दो टोक अल्फाज में बयान दे दिया है। कल ही उनका ये बयान आया था, जिसको बाद में हमारे बैरिस्टर गौहर साहब ने भी उसका ऐलान किया है कि हम किसी पार्टी, खासतौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ कोई इत्तेहाद करने के बारे में कोई नहीं सोच रहे। हम उन्हीं मामलात में उनके साथ तावन करेंगे जो कौमी मफाद में होंगे पार्लियामेंट के अंदर, जो नहीं होंगे उसमें हम उनके साथ यकीनन अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन किसी इंतखाबी इत्तेहाद या पार्लिमानी इत्तेहाद का हम इस वक्त कोई ऑप्शन हमारे सामने मौजूद नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने भी आज 9 मई का हवाला दिया। 9 मई के वाक़यात का एक स्टिग्मा तो ज़रूर है अभी तक। उस कॉन्टेक्स्ट में जब गंडापुर साहब को नामज़द किया गया है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, तो एक तासर उभरा है कि PTI मसलसल तसादुम और कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिसी पर आगे बढ़ना चाह रही है। जी देखें, ये बिल्कुल गलत तासुर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुजाहिमत का या तसादुम का ना कोई इरादा है और ना कोई सोच है। हमने इंतखाबात में हिस्सा भी उन हालात में लिया जब हमें मुसलसल मजबूर किया जा रहा था कि हम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि जिस तरह हमारे साथ सलूक किया जा रहा था, जो हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही थी पिछले 8-9 महीने से, तो वो आपके सामने है। उसके बावजूद हमने पुरअमन अंदाज में इंतखाबात में हिस्सा लिया, बावजूद इसके कि हमें ये यकीन था कि इंतखाबात का प्रोसेस हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा और हमें रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, जो कि की गई। उसके बावजूद हम इलेक्शन लड़े, हमने इंतखाबात के नताइज पर एहतजाज के बावजूद हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसलिए ये बात करना कि हम मुजाहिमत की सियासत कर रहे हैं यकसर गलत और बेबुनियाद है। अलबत्ता जहां तक अली अमीन गंडापुर साहब की तैनाती नामजदगी का ताल्लुक है बतौर वजीर आला KP, तो देखें वो मुजाहिमत के लिए नहीं लाया जा रहा। मुजाहिमत तो अवाम ने कर दी है, मुजाहिमत का तो अवाम ने ऐलान कर दिया है। तमाम इल्जामात, तमाम रियासती जबर के बावजूद पाकिस्तान की अवाम ने ये कह दिया कि हम इमरान खान के साहब के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। हमारी मुजाहिमत का दौर खत्म हो गया है। अब हम अली अमीन गंडापुर साहब को इसलिए वजीर आला लाया गया है, खान साहब ने यह फैसला किया है कि वो इस वक्त पार्टी के सूबाई सदर हैं और इस दौरे इब्तिला में जो तकलीफ का दौर था उसमें उन्होंने पार्टी की क़यादत की और उन्हीं की क़यादत के तहत, उन्हीं की क़यादत में पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइड विक्ट्री ली। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जमहूरी रिवायात का भी तकाजा होता है कि पार्टी का जो सदर होता है, सूबाई सदर वजीर आला का उम्मीदवार होता है और जो मरकजी सदर होता है वो अमूमन वजीर आजम बनता है। तो हमारा भी वही, हम उसी रिवायात के तहत खान साहब ने फैसला किया, कोई तसादम नहीं होगा, कोई मुजाहिमत नहीं होगी, अवाम के मफाद की बात होगी। जहां मफाद का अवाम का वो होगा इशू, वहां हम मफाहमत करेंगे। हाँ, जहां पर अवामी मफाद के खिलाफ फैसले होंगे वहां यकीनन मुजाहिमत हम करेंगे। अच्छी बात है, आप यकीन दहानी करा रहे हैं कि तसादुम या टकराव अपनाया नहीं जाएगा, लेकिन अगर आइंदा के लाहे अमल के हवाले से बात की जाए
तो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के साथ नहीं बैठना, जबकि TLP है, जमात इस्लामी है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, उनके साथ इत्तेहाद का फ़ैसला किया गया है। आपको मालूम है हर वक्त वो कहते हैं लॉन्ग मार्च करें, मिलियन मार्च करें, जुलूस निकालें, जलसे निकालें, फिर ये मामला आगे पार्लिमानी तौर पर कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा जी, पार्लिमान के तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो यह है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ हमारा इत्तेहाद होने नहीं जा रहा, हमारा ऑलरेडी उनके साथ इत्तेहाद है। आज से 1 साल पहले उनके वफद ने खान साहब से मुलाकात करके PTI के साथ एक मुफाहिमत और एक मुआहिदा किया है, जिसके तहत हम तावन करेंगे। हमने उनके एक अपना उम्मीदवार बिठाकर कुरम एजेंसी से उनके उम्मीदवार को इलेक्शन भी लड़वाया है, जो कि जीत चुका है। जी जी, इस तरह उनके साथ तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट में अगर उनकी कुछ नुमाइंदगी है, कहीं पे नहीं है, जहां है वहां हम साथ पोजीशन में बैठेंगे, वो उनका अपना फैसला होगा उन्होंने कहां जाना है, लेकिन यकीनन हम साथ होंगे। जहां तक ताल्लुक है जमात इस्लामी का, तो जमात इस्लामी तो 2013 के बाद हमारी के खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी जमात रही है, हमने साथ मिलकर 5 साल हुकूमत चलाई है। तो मैं नहीं समझता कि जमात इस्लामी के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम है। वो एक पाक साफ जमात है, उसका एक अच्छी रेपुटेशन है, एक जमहूरी जमात है, के अंदर इलेक्शन होते हैं, कोई खानदानी अमारत वहां पे नहीं है। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से जमात इस्लामी की ना खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ना किसी और असेंबली में कोई नुमाइंदगी है, तो उनके साथ पार्लिमानी इत्तेहाद का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो है ही नहीं वहां पे। रह गई बात कोई और पार्टी, तो जो आपने TLP वगैरह का कहा, वो उनकी अपनी पॉलिसी है। TLP एक जमात है। देखिए मेरी बात सुने पराचा साहब, अवाम जिस शख्स को भी वोट दें, चाहे वो मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, चाहे उसकी नजरियात और तरीकेकार से मुझे इख्तिलाफ हो या इत्तेफाक हो, मुझे उसकी उस मैंडेट को जो अवाम वोट के जरिए उसको देती है, उसका थोड़ा बहुत एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान के हजारों लोग TLP को वोट देते हैं, तो क्या जरूरत है कि मैं उनको दुश्मन समझूं? अगर वक्त आने पर वो कोई ऐसा फैसला करते हैं जो अवामी मुफाद में है, तो मुझे उनका साथ देना चाहिए, और जहां वो अवामी मुफाद के खिलाफ बात करेंगे तो मैं उनके खिलाफ खड़ा हूंगा। ये मेरा बस और इख्तियार तो इतना ही है। आपने कौमी मफाद की बात की, आपने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट में जो होगा हम करेंगे। आप मुझसे भी ज़्यादा कौमी मफाद को समझते हैं। अब IMF के साथ मुज़ाकरात होने, आपको मालूम है उसके बगैर चारा कार नहीं है, लेकिन खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब तो कह गए कि IMF से जो मुआहदा होगा हम उसको ओन नहीं करेंगे। देखिए मैं फिर ये कहूंगा कि खोसा साहब ने जिन ख्यालात का इज़हार किया है वो उनके अपने ख्यालात हैं, जिनका मैं एहतराम करता हूं, लेकिन अभी तक पार्टी ने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया। पार्टी को हुकूमत में आने, ये पार्लियामेंट में आने दें और हुकूमत बनने दें एक बार। उसके बाद जब IMF के मुज़ाकरात की बात आई, उसमें अभी है कुछ अरसा टाइम है अभी, उस वक्त फिर पार्टी बाकायदा गौर करके और मशावरत करके इस हवाले से एक फैसला करेगी। मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया, बेस लाइन बता दी है कि पाकिस्तान के अवाम के मफाद में जो भी स्टेप होगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, जो नहीं होगा उस पर हम जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। नाजरीन हमारे रूबरू थे, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब हमारे रूबरू होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब PTI का पर्सपेक्टिव दे रहे थे, और इस वक्त हमारे रूबरू हैं पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, आपने वक्त दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मास्टर स्ट्रोक तो खेला गुज़श्ता रात कि हम गवर्नमेंट को वोट तो देंगे वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन काबीना में नहीं रहेंगे। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब या सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को बाकायदा इस जिम्मेदारी का बोझ भी उठाना चाहिए हमारे साथ। हाँ, ये जरूर मुस्लिम लीग का स्टांस हो सकता है जी जी, लेकिन हमने 2 दिन इस पे बहस मुबाहिसा अपने सेंट्रल कमेटी में किया, और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हम जाहिर है कि ना ये चाह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो, और ना ही ये चाहते हैं कि ये असेंबली जो है जो अभी इलेक्ट होके आई है वो डिसॉल्व हो जाए या एक और सिचुएशन पैदा हो। तो इस वजह से हमने क्योंकि जाहिर है कि PTI वालों ने तो डिसाइड किया था कि हमने किसी से भी बात नहीं करनी है, तो ऑप्शन यही रह जाता था
बैरिस्टर सैफ अभी ये बात कर रहे थे, उसके लिए वोट किया जाए और उसको बाहर से सपोर्ट की जाए ऑन इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन ऑन अ केस टू केस बेसिस। तो फिर आप कैसे देखते हैं, मुस्लिम लीग नून हुकूमत भी लेना चाहती है और फिर बोझ भी समझती है? ये तो उसका जवाब वही दे सकते हैं। जाहिर है हालात बहुत गंभीर हैं, हालात आसान नहीं है। ये हम भी समझ रहे हैं कि अगर तो इन्होंने बिजनेस एज यूजुअल चलाया तो फिर हालात और खराब होंगे। उनको बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे और अगर इन्होंने सियासत भी करनी है और मुल्क के फैसले भी करने हैं तो दोनों साथ नहीं चल सकते। उनको मुल्क को आगे करना पड़ेगा और अपने सियासी मफादात को जो है वो फिलहाल पीछे रखना पड़ेगा जब तक कि मुल्क जो है वो संभल नहीं जाता। स्पेशली मैं इकोनॉमी की बात करूंगा जहां पे जब मैं इकोनॉमी पे आता हूं। मेरे पास पूरे आपके लिए सवाल आते हैं। आप फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। ये तासर भी दिया गया आज सारा दिन के पीपल्स पार्टी अभी काबीना में नहीं आएगी, दूसरे मरहले में आएगी। क्या कोई ऐसा पॉलिसी डिसीजन लिया गया है आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ, बल्कि कोई ऐसा डिस्कशन भी नहीं हुआ। ये फ्लोट की गई हैं बातें मीडिया में समहाउ का कंफ्यूजन फैलाने के लिए, लेकिन इस किस्म का हो सकता है किसी ने का पर्सनल प्रपोजल हो, लेकिन हमारी डिस्कशन में भी नहीं आया और ना ही हमारी सीसी के पास ऐसी कोई चीज आई है, ना कोई ऐसा फैसला। पीटीआई के साथ क्या वाकई इत्तेहाद बनाने का सोचा जा रहा था, जैसा कि आपके कुछ लीडर ने भी कहा? दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि अगर कौमी मफाहमत होती है तो उसमें पीटीआई भी शामिल हो। कुछ ऐसे राब्ते हुए हैं उनकी तरफ से या आपकी तरफ से? देखें, मुल्क के मफाद में तो डेफिनेटली ये है कि सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सब के सब ऑन बोर्ड हों। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई का जो तरीक़ेकार रहा है माजी में भी पिछले कम से कम 2 साल में और इस वक्त भी यही है कि ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे। खान साहब तो अब जो हैं वो पाबंद सलासिल हुए हैं, लेकिन उससे पहले भी उनका जो जनरली एटीट्यूड था कि नेशनल इंटरेस्ट कोई चीज नहीं होती, सिर्फ नैरो पार्टी इंटरेस्ट होती हैं। अगर वो इसी तरह से सोचते रहे तो उनकी भी मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं होंगी और मुल्क को भी कोई खास फायदा उनके जो इस पॉलिसी है उससे नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा नुकसान होगा। अगर तो मुल्क होगा तो वो भी सियासत करेंगे ना, मुल्क नहीं होगा या मुल्क बहुत ही कोई गंभीर हालात में चला जाएगा तो उनकी सियासत कहाँ जाएगी? तो मुझे नहीं समझ में आता कि इतनी हार्ड लाइन जब वो लेते हैं। जब वो वजीर आजम थे तो ऑपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं थे और जब वो ऑपोजिशन में थे तो गवर्नमेंट से बात करने को तैयार नहीं है। तो फिर आखिर क्या करेंगे? वो सोलो फ्लाइट जो लेना चाह रहे हैं तो या बिस्मिल्लाह वो करें, वो उनका फैसला है, लेकिन ये कौमी मफाद में तो नहीं है। वैसे खान साहब क्यों नहीं बैठना चाहते पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, एमकेएम के साथ? और शेर अफजल खान मरवत ने तो आज दावा भी कर दिया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने रात को उनसे राब्ते किए थे। मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है। सो इंडिविजुअल लेवल्स पे पता नहीं कि कौन किससे क्या राब्ते कर रहा है, वो तो एक अलग इश्यू है ना। लेकिन एज अ पॉलिसी अभी तक पीटीआई का तो वही स्टांस है कि किसी से नहीं बात करेंगे, बल्कि आज भी रिपीट की गई है ये बात। तो इस वजह से कोई सीरियस बात तो नहीं हो सकती जब तक के उनकी टॉप लीडरशिप से ये फैसला आए कि हाँ हम बात करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो नून लीग की हुकूमत बन रही है, अब उन पे केसेस भी नहीं हैं, वो वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं में खासी मायूसी हुई, लेकिन मरीम नवाज शरीफ ने कह दिया कि वो सियासत में, उन्होंने ट्वीट किया आज कि सियासत में वो रहेंगे। आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपको मियां नवाज शरीफ कहाँ नज़र आते हैं?
देखिए मियां साहब जरूर PMLN के सरबराह रहेंगे, और जाहिर है कि एक बेटी है और एक छोटा भाई है उनका, तो एज अ फैमिली तो वो कलेक्टिव फैसले कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं होंगे डायरेक्टली गवर्नेंस वाली पोजीशंस पे, तो फिर एक अजीब सा डिलेमा, वो जो कि जब कोalition थी हमारी तब भी ये बात होती थी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको उस तरह से फ्री हैंड नहीं मिलता। अगर पार्टी हेड जो है वो अलग हो और प्राइम मिनिस्टर अलग हो तो जाहिर है पार्टी पॉलिसी तो प्रिवेल करती है, तो फिर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये उनका अपना फैसला है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और कौन पार्टी हेड रहेगा। तो उसके बाद जो जैसे भी गवर्नेंस हो, दे विल हैव टू डू देयर बेस्ट। यस, ये यकीनन उनका फैसला है। नवीद कमर साहब इधर हमारे साथ रुकिएगा। नाजरीन मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सैयद नवीद कमर साहब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो फाइनेंस की दीगर मिनिस्ट्रियों को भी जानते हैं, प्राइवेटाइजेशन वगैरह को वो उसके भी वो सरबराह रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी या कम होगी, मईशत किधर जाएगी, मैं ज़रूर उनके साथ ये बात करना चाहता हूँ। लेकिन नाजरीन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारे रूबरू हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब। नवीद कमर साहब, सियासत पर तो बात हो गई, लेकिन मैं फाइनेंस पे ज़रूर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आपकी पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं होगी, नून लीग बजट भी बनाएगी, नून लीग IMF से मुज़ाकरात भी करेगी, तो यकीनन बजट तो सख्त होगा। खाली फिर नून लीग ही अपने ऊपर सारा कुछ लेगी, PTI और पीपल्स पार्टी पार्लियामान में होते हुए भी बड़े मज़े करेंगे। नहीं, देखें मुद्दा आने की बात नहीं है, पता नहीं क्यों चीजों को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। बात सारी ये है कि हाँ मुश्किल फैसले करने होंगे, और बल्कि पिछली दफा भी जो था कि मुश्किल फैसले कर लिए, उसके बाद फिर उस पे थोड़ा सा ऊपर नीचे बात हुई, फिर दोबारा से वही उससे भी ज्यादा मुश्किल फैसले करने पड़े। तो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रखने की जरूरत होगी कि अगर कड़वी गोली खानी है या ऑपरेशन कराने हैं तो उसको जितना डिले करोगे आप तो वो ऑपरेशन और ज्यादा आपको संगीन करना पड़ेगा। तो ये चीजें डिसाइसिव डिसीजन मेकिंग की जो है वो ज्यादा जरूरत होती है। मुद्दा किस पे आएगा, बात ये है कि अगर आता है वोटिंग का टाइम और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि बाय एंड लार्ज विद सम जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास होगी उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि जाहिर है कि अगर बजट पे हम वोट नहीं देंगे तो बजट नहीं पास होगा। तो उस लिहाज से तो वो गिर जाएगी, शेयरिंग होती है बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। और अगर ऑपोजिशन जो है वो तो नहीं बजट के लिए वोट करेगी तो दे कैन ऑलवेज क्लेम कि जी हमारा कोई वास्ता नहीं था। अच्छा, आपने अभी कहा डिसीजन मेकिंग पॉइंट आउट की, पिछले सेगमेंट में भी आपने बात की कि वो सियासी मफाद से हटकर फैसले करें, तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे सियासी मफादात हैं जिनकी तरफ आप बात कर रहे हैं? नहीं देखे ना पराग साहब, बात सारी ये है कि मैं तो उस एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ जो कि पिछले कोलिशन में थे, जो कि बातें हमारे सामने हुई। मसलन अगर दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ये जाहिर है कि पॉलिटिकली तो मुश्किल फैसला है, लेकिन इनएविटेबल फैसला है ना कि आपने यहाँ भी प्राइसेस बढ़ानी होंगी, आपके पास सब्सिडी देने का तो कोई गुंजाइश खान साहब ने भी काम की थी। वो फैसला करना है कि जिससे शायद आपको पॉलिटिक्स मुश्किल हो लेकिन आपकी इकोनॉमी को ऑन रेल्स रखने के लिए बहुत जरूरी है। कई ऐसी चीजें, आपके पास सर्कुलर डेट का इतना बड़ा इशू है, जी। उसको टैकल किए बगैर आप मुल्क की इकोनॉमी को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो और इस किस्म की कई और चीजें ना, हर मरहले पे ये चीजें आती हैं जहां आपको ये फैसला
करना होता है तो डिसाइसिव अब टैक्सेशन है। फॉर एग्जांपल हमारा बहुत बड़ा मसला है कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो दुनिया में काफी मुल्कों से कम है और इस रीजन में भी सबसे कम है। तो अगर आप टैक्सेशन उन एरियाज में नहीं करेंगे जहां पे आपकी जो वोट बैंक जहां से आपका आता है तो जाहिर है कि उसके फिर नतीजे ये होंगे कि आपको बोरो करना पड़ेगा और बोरोइंग की अब कैपेसिटी पाकिस्तान की बहुत कम हो गई है और डेट सर्विसिंग बढ़ती जा रही। तो टैक्सेशन करना लाजिम है इस इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। तो वो अगर अवॉइड करेंगे तो जाहिर है वो सियासत तो कर लेंगे लेकिन मुल्क की मैशत का तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। सैयद नवीद कमर साहब, मैं यही चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ कि टैक्सेशन करनी है यानी रिफॉर्म्स लानी होगी। अब FBR को तकसीम किया गया है, फिर बहुत सारी जो SOEs हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन होनी है। PIA एक बड़ा हमारे सामने मसला है, उसकी प्राइवेटाइजेशन होनी है। तो क्या ये सारी मुआशी इस्लाहात नून लीग अकेली कर पाएगी? लेकिन ये तो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा, न सिर्फ ये कि क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं बल्कि वो किस तरीके से करने जा रहे हैं। तो हर चीज का एक सही तरीका होता है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल प्राइवेटाइजेशन की है, उसमें आपने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं किया, किसी से बात नहीं की, चुपचुपा के करने की कोशिश की, तो जाहिर है कि सारा मुल्क उसके खिलाफ होगा और पीपल्स पार्टी भी नहीं साथ देगी। लेकिन वो सारी चीजों को सामने रख के फिर फैसला करना होगा ना, वन वे और हर पार्टी अपने हिसाब से अपना स्टांस ले। तो फिर तो मेरे ज़हन में जो सवाल है वो बड़ा जेन्युइन है कि टैक्सेशन के मामलात हैं, सर्कुलर डेट कम करना है, बोझ तो फिर आवाम पे पड़ेगा। IMF की शराइत बजट से पहले वो भी सख्त होंगी। तो सवाल फिर ये है कि आवाम पर महंगाई का मजीद कितना बोझ डाला जाएगा, कितना असर पड़ेगा? भाई तो फैसलों पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तक जो प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे ख्याल में जहां से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है उस तरफ मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करके महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, जो कि IMF के लाइन है। उसका अभी तक आपने देखा कि कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो नॉर्मल इकोनॉमीज होती हैं उस तरह से नहीं है, एक बहुत बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी है हमारे पास। तो ये सारी चीजें जो हैं हमने जब तक अपनी सप्लाई साइड को ठीक नहीं करना, हमने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाना, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, तब तक जो है हम इस महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये तो हम उल्टा और ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, इंटरेस्ट बढ़ा के। हमने कोई अच्छा कदम तो नहीं उठाया। अच्छा, सारी सिचुएशन में केस टू केस आप देखेंगे, लेकिन साबिक सदर आसिफ अल जरदारी साहब की सदारत के लिए जब आप वोट मांगने जाएंगे तो नून लीग कुछ तो डिमांड आपके सामने रखेगी। उस बारे में क्या सोचती है पीपल्स पार्टी? देखिए, उनको हम वोट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, इस मुल्क की बागडोर संभालने के लिए। इस मुल्क में जितने भी वज़रा हैं वो उनके या उनके जो जूनियर पार्टनर्स हैं उनके होंगे। तो काफी कुछ है जो कि पीपल्स पार्टी दे रही है, सो वो बात नहीं है, ये इनकी प्रेफरेंस भी है। तो अगर हमारा मैंडेट हम खुद हुकूमत बनाते, अब इन हालात में जाहिर है अगर नंबर 1 पे इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय PTI है तो नंबर 2 पे PMLN के सीटें इस वक्त असेंबली में हैं, तो उनको हुकूमत बनानी पड़ेगी। अनलेस PTI वाले जो हैं वो किसी से कोलिशन बनाए, जो कि इस वक्त लग नहीं रहा, तो हुकूमत तो यही होगी। अच्छा, वज़ीर आज़म सदर के अलावा भी आइनी पोस्टें हैं, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट बनना है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनना है। पीपल्स पार्टी उधर भी तो नजर रखे हुए है ना? अभी फैसला नहीं हुआ, पार्टी बैठेगी, इस पर फैसला करेगी और जल्द आपके सामने आ जाएगा। नहीं, लेकिन अगर नामजदगियां नहीं हुई तो दावा तो है ना पीपल्स पार्टी का?
देखिए, हम जाहिर है कि कम्पीट करते हैं तीनों चीजों पे, बल्कि हम अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे और जाहिर है कि उनके लिए फिर कोशिश करेंगे कि उनको जितवाएं भी। एमक्यूएम वोट दे रही है पीएमएल-एन की गवर्नमेंट को, और एमक्यूएम की बड़ी स्टेटेड पॉलिसी है, वो बल्दियाती निज़ाम को सूबाई हुकूमत से आज़ाद करना चाहते हैं, बाकायदा तरमीम चाहते हैं। फिर एनएफसी अवार्ड भी सूबे के हिस्से, जो सूबे के हिस्से के पैसे होंगे वो कहते हैं कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तक पहुंच जाएं। इस हवाले से ज़िलाई हुकूमत भी वो कहते हैं कि जैसे मरकज़ में एक केयर टेकर आता है वहाँ भी आए। तो पीपल्स पार्टी, क्या नून लीग जब ये डिमांड करेगी तो पीपल्स पार्टी साथ देगी एमक्यूएम की तरमीम पास करवाने के लिए? पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत वाज़ेह है कि हम किसी तरीके से भी, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप वन यूनिट के दोबारा जाएं कि फेडरल गवर्नमेंट हो फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो और बीच में कुछ ना हो। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, फेडरेशन सूबों ने मिलके एक मुल्क बनाया है, मुल्क ने नहीं काट काट के और फिर सूबे बनाए हैं। तो फेडरेशन अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो हमारा आइन का जो फंडामेंटल बेसिस है वो ही खत्म करने की बात हो रही है। ये नामुमकिन बात है। पीपल्स पार्टी एक तो खैर उनके पास नंबर्स नहीं है कि वो ये पास कर सके, वो एक ख्वाहिश का इजहार जरूर कर सकते हैं और शायद मुस्लिम लीग ने भी उनको लॉलीपॉप देने के लिए बात कर दी हो, लेकिन प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, उसूली तौर पे भी पॉसिबल नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनली भी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने का आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर ले, ऐसे नॉर्मल असेंबली कर भी नहीं सकती। यानी ये इशू तो खत्म हो गया बकौल आपके। माय लास्ट क्वेश्चन सर, पीर साहब ऑफ पगाड़ा ने 2 सीटें सूबाई असेंबली की, वो कहते हैं हम सरेंडर कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। कराची से हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची के, वो भी कह रहे हैं कि मेरी एक सीट थी तो मैं वापस कर रहा हूं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, इस फिनोमिनन को? एक तो ये वापस वाली बात मुझे समझ में नहीं आई कि इसका क्या मतलब हुआ। अगर ये जरा का इनका ख्याल है कि कहीं बैठ के बंदर बांट हुई है कि इसको इतना दे दे, इसको इतना दे दे और इनके हिस्से में इनको कुछ नहीं दिया, तो वो तो अलग बात है। लेकिन बेसिकली सियासत ये सिखाती है कि आपको कभी मैदान छोड़ना नहीं चाहिए। आपको याद होगा 97 में जब हम आए थे असेंबली में, तो एक पूरी गवर्नमेंट चलाने के बाद हम 17 लोग रह गए थे बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने फैसला किया कि हमने 17 लोगों के साथ भी एक फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन करनी है और हमने करके दिखाई, जिसकी वजह से जो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत उस वक्त थी उसको टफ टाइम मिला। तो ये एक भी बंदा हो तो काफी होता है। 2002 में उनकी भी 14 के 16 सीटें मैं याद है 88 में हम सिंध असेंबली में थे और उस वक्त जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी, ऑपोजिशन वन मैन शो था, अरे शाह साहब थे, तो वो भी ऑपोजिशन करते थे। तो ये तो कोई बात नहीं होती ना कि आप मैदान छोड़ के चले जाएं कि हमें या हुकूमत मिले या हम नहीं खेलेंगे। मेरा ख्याल है कि एक डिफीटिस्ट पॉलिसी है। यकीनन आपने दुरुस्त कहा कि इतनी स्ट्रगल के बाद जब आप असेंबली की सीट जीतते हैं तो फिर अवाम आपका मैंडेट देते हैं, अवाम का मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब नाजरीन हमारे रूबरू थे। इसी तरह हम बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब का भी, रहनुमा पीटीआई का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।